अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में तब्दीली का सफ़र और मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तानी मईशत एक मुअम्मा बन चुकी है। हुकूमत का दावा है कि मईशत मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और तेज़ी से गामजन है, जबकि अपोजिशन बेंचेस का हिज़्ब इख्तिलाफ का ये मानना है कि हुकूमत ने जो मुआशी इस्तेहकाम था, जो मुआशी कारकर्दगी थी पाकिस्तान की और जो मईशत है उसका धड़न तख्ता कर दिया। इस बीच में अवाम बड़ी कन्फ्यूज़ है, ज़ाहिर है कि अवाम बड़ी कन्फ्यूज़ है और अवाम देख रही है ऐसे लोगों की जानिब जो मईशत की सही अक्कासी करें, जो मईशत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है इस बारे में कौम को बताएं। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर हफीज़ अहमद पाशा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि पिछली हुकूमत में आपने जो वफाकी दायरा शुमारियात की तरफ से नंबर्स आते थे, जो ग्रोथ फिगर्स आती थी, मुआशी कारकर्दगी के जायजे आते थे, आपने उनको और बारहा उन नंबर्स को जो है आपने उनकी तसीह की, उनको सही किया और फिर बाद में हमें पता चलता था कि जनाब उसमें तो टेम्परिंग हुई हुई थी। तो बड़ा एक इन्फ्लुएंस में रहती थी फेडरल बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो आज सूरत हाल कुछ बेहतर है क्या? आज वफाकी इदारा शुमारियात जो है वो आजादाना तौर पर काम कर रहा है या अभी भी वो तसल्लुत जो है वो बाकी है मिनिस्ट्री का? बिस्मिल्लाह, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है वो ये कि पिछली हुकूमत में जो आपका स्टैटिस्टिक्स डिवीजन था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर था और उसके नतीजे में कोशिश ये होती थी कि जो हालात हैं उनको बेहतर बताया जाए। अब जो नई तरमीम हुई है और मैं समझता हूं बहुत मुनासिब तरमीम है, वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और या स्टैटिस्टिक्स डिवीजन को अब प्लानिंग मिनिस्टर के अंडर कर दिया गया है और ये एक बहुत मुनासिब चेंज है, इसलिए कि प्लानिंग जो काम करते हैं वहाँ के जो माहिर हैं वो उनको आदाद शुमार पे बड़ा भरोसा करना पड़ता है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आदाद शुमार जो हों वो मुनासिब हों। ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तब्दीली है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेरे अंडर हो। तो मैं समझता हूं अब शायद हालात बेहतर होंगे और जो आदाद शुमार आपको मिलेंगे वो मुनासिब होंगे और सच के करीब होंगे। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है कि ये नंबर्स जो हैं अब रिफ्लेक्टिव हैं। नाउ पॉइंट इज दिस कि हमारी इकॉनमी के जो पैरेलल इकॉनमी है, एक जो ग्रे इकॉनमी हमारी वो भी उसके बराबर है। तो ऐसे में किस हद तक ये जो आदाद शुमार हैं ये ट्रू रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं इतने बड़े पैमाने पे ग्रे इकॉनमी के होते हुए? जी सर। ये आपका ये मुनासिब ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन जो हो आपके इनफॉर्मल इकॉनमी में एक तरह से रिवाज बहुत कम है, मगर हम जो करते हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम यह है कि वक्तन फवक्तन वो सेंससेस या बड़े सर्वेस करे। खास तौर पे हमें अंदाजा उस वक्त होता है जब एक सेंसस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स हो और जो छोटे जो आपके जो फैक्ट्रीज या यूनिट्स हैं उनको सर्वे किया जाए और जो आपका रिटेल सेक्टर है जिसमें आपसे बहुत सी दुकानें वगैरह, वहां भी आपको सर्वे करने की जरूरत पड़ती है, मगर ये कुछ अरसे के बाद होते हैं और बीच में यकीनन कुछ गुंजाइश रहती है कि जो आपने एस्टिमेट्स किए हैं उनमें कोई मार्जिन ऑफ एरर मौजूद होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ऐसे में पाकिस्तान की मईशत का असल मसला क्या है? इस वक्त हमें जो बताया जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ पा रही, इंपोर्ट को हम जो है वो कम नहीं कर पा रहे, इसके अलावा साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जिस तरह से आनी चाहिए थी वो आ नहीं पा रही। ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? मोटा मोटा अगर आप बताना चाहें तो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी मईशत में पाकिस्तान की? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जो आपका जो जिस खसारा है एक्सटर्नल अकाउंट पर, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, और अगर आप इसको इस तरह देखें कि बरामदाद और दरामदाद में जो फर्क है उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें बेशुमार इजाफा हुआ है पिछले 2 साल में। आज पोजीशन ये है कि 36 अरब डॉलर के ट्रेड डेफिसिट पिछले साल आई थी और उसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसमें हम रेमिटेंसेस को लेते हैं जो हमारे एक इनकम है
तो उसके नतीजे में ट्रेड डेफिसिट का जो पैमाना है वो कम हो जाता है। मगर उसके बावजूद करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पिछले साल हमारे तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट यानी कि 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। और इस तरह आप देखिए कि जब आपके रिजर्व्स 9 अरब डॉलर से भी कम हो और आपका खसारा जो है 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका हो, तो यकीनन ये खतरे की जिसे कहते हैं कि घंटी है। बैरूनी दुनिया से जो पाकिस्तान के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे 12-15 अरब डॉलर का हमें जो कुशन मिला है, तो ये किस हद तक पाकिस्तान को कंफर्ट पोजीशन में लेकर आ गया? क्या हकीकतन जैसे कि कहा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो ओवर हो चुका है, क्या वाकई ओवर हो चुका है? क्या एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर वो जो प्रेशर था वो कम हो गया बहुत हद तक? ये इस पे डिपेंड करता है जी कि हमें जो पैसा बाहर से इस वक्त चाहिए डॉलर्स के शेप में, वो इस साल अंदाजा ये है कि जो हमें कर्जे वापस करने हैं उसका जो अमाउंट है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर से भी ऊपर जा चुका है। दूसरी तरफ आपका जो खसारा है करंट अकाउंट में, वो अगर पिछले साल से भी कुछ कम हो जाए तो फर्ज कीजिए कि ये 16 अरब डॉलर लगभग गिर जाता है 19 से, तो उसके बावजूद आपको 27 अरब डॉलर की जरूरत है। अब मसला ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं, जो जिस तरह आपके बैनुल अक़वामी बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इस्लामिक बैंक वगैरह और कुछ बायलैटरल्स भी, उन्होंने पैसा पाकिस्तान को भेजना बहुत कम कर दिया है। कर्जे वहां से जो बड़े अच्छे टर्म्स में होते हैं, कंसेशनल होते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत कम आ रहे हैं। अब आप देखिए कि पिछले 6 महीने में 3 अरब डॉलर से भी कम आए हैं। तो आपके पास अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनका पूरी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अंदाजा ये कि शायद अगले 6 महीने के अंदर आपके पास 12 से 13 अरब डॉलर आ जाएंगे। मगर उसके बावजूद अगर आप देखें तो अंदाजा ये है कि अगर आप सब मिला लें और जो ये आपके हमें पैसा मिल रहा है दोस्त ममालिक से, उसके बावजूद साल के आखिरी दिनों में आपके पास कम से कम 5 से 7 अरब डॉलर की कमी अभी भी मौजूद रहेगी। अच्छा, तो ऐसे में जनाब जो बॉन्ड्स की बात की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, ये पांडा बॉन्ड की बात की जा रही है, एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनवर्ड जो है रिवाइज किया, ये एक वाइज कॉल होगी इंटरनेशनल मार्केट में जाना? हमें प्रीमियम ज्यादा नहीं देना पड़ेगा सर? बिल्कुल देना पड़ेगा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। देखिए, अब आप मुख्तलिफ मुल्कों के बॉन्ड के जो इस वक्त सूद का रेट है, वो तुर्की जैसा मुल्क जो हमसे बहुत आगे है, वो जब इंटरनेशनल बॉन्ड्स फ्लोट कर रहे हैं तो आपको हैरत होगी, इस वक्त वो जो इंटरेस्ट रेट या सूद दे रहे हैं वो तकरीबन 20% से ज्यादा है। आपकी रेटिंग प्लस? जी अच्छा, आपकी रेटिंग उनसे भी अनफॉर्चुनेटली यकीनन कम होगी। आपने देखा कि फिच ने आपकी रेटिंग पिछले दिनों कम कर दी और मूडीज हमें कह रहे हैं कि शायद वो कम करेंगे। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल बॉन्ड्स फ्लोट करने में दिक्कत होगी। अलबत्ता पांडा बॉन्ड्स जो हैं वो चाइनीज मार्केट के लिए ज्यादातर होंगे, उसमें से शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। मगर इस वक्त बॉन्ड्स पे रिलायंस करना, जब तक आपके पास एक जिसे कहते हैं लेटर ऑफ कंफर्ट या सर्टिफिकेट IMF से ना मिले, बड़ा मुश्किल। तो सर ऐसे में लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट फिर IMF ही है, सूनर और लेटर, चाहे ना चाहे हमें जाना पड़ेगा IMF में फिर। जी, खास तौर पे जब अगले साल का आगाज होता है, और इस साल भी कुछ कमी रह जाती है, तो अगले 3-4 महीने तो अल्लाह के फजल से जो पैसा आ रहा है सऊदी अरेबिया से, एमिरेट्स से और इंशाल्लाह चाइना से भी, वो आपको 3-4 महीने यकीनन आप उसमें गुजारा कर लेंगे। मगर आने वाले दिनों में जून से पहले आपको वापस इसलिए जाना पड़ेगा कि अगले साल ये उम्मीद रखना कि हमारे दोस्त ममालिक फिर से आकर हमें सपोर्ट करेंगे, ये जरा ऑप्टिमिस्टिक होगा।
हमें ये वक्त जो है अगले 4 से 6 महीने हमें पूरी तौर पर इस पे इस्तेमाल करना चाहिए कि जो गैप है वो कम हो। मगर आप ये सोचिए कि जिस रफ्तार से हम बोरोइंग कर रहे हैं तो अगले साल जो हमें वापस करने पड़ेंगे पैसे, रीपेमेंट, वो तो और बढ़ जाएगा। ठीक है। और अब आप देखिए कि अगले साल आपको कोई बॉन्ड्स भी रिटायर करने हैं। इस साल आपको अप्रैल में एक सुकुक बॉन्ड रिटायर करना है $1 अरब का, अगले साल $2.5 अरब के बॉन्ड्स रिटायर करने होंगे। ये सब वो पैसा है जो पिछले हुकूमत ने उठाया था, अब वो मैच्योर हो रहा है। तो लिहाजा रीपेमेंट की जो लायबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो आपको यकीनन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, हाँ ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान पिछले 50 साल में तकरीबन 16-17 मरतबा उनके पास जा चुका है। बिल्कुल। आपको शायद उनके पास जल्द से जल्द वापस जाना। तो सर अब ये जो देर की जा रही है, 2-3 चीजें हैं। एक तो बात ये थी कि शायद अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, हम नहीं जाएं, हम जाएंगे तो अपनी शराइत पर जाएंगे। फिर इस बीच में जो एक फेयर ऑफ अननोन था, आपने देखा कि आपकी इक्विटी मार्केट कितनी बुरी तरीके से जो है वो एक कंफ्यूजन का शिकार रही है, इस IMF जाना या नहीं जाना इस हवाले से लेकर। तो ये हुकूमत के जहन में इस वक्त क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि जाना है और फिर हुकूमत ये कहती है कि हम अपनी शराइत पर जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी शराइत पर जाएं? बात यह है कि गैप तो आपका मौजूद है और कम से कम जो आपको जो कर्जों की वापसी करनी है वो तो मैंने आपको अभी बताया है कि उसमें इजाफा होगा। अब आप ये बात सोचिए कि अगर आप IMF के पास नहीं जाते हैं और अगले साल आपको तकरीबन फिर से 25-26 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल करनी है, तो आपको फिर सख्त से सख्त एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक। अगर IMF के 3 साल के प्रोग्राम में जाते हैं तो एडजस्टमेंट की जो रफ्तार है वो आप कुछ कम कर सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम इस वक्त जिद कर रहे हैं कि IMF के साथ हम 3 साल के प्रोग्राम में जाएंगे मगर कंडीशंस टफ ना हो। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको जो इक़दामात लेने हैं वो उससे भी ज्यादा सख्त होंगे। सही, इसलिए कि आपके पास कुशन नहीं होगा। तो सर ऐसे में IMF जो कहता है, जब उसके प्रोग्राम में जब आप गए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को जरा साइड पे रखवा देता है और वो स्टेबिलिटी की बात करता है। तो अब वो अगला जो पीरियड होगा वो ज़कीरन पाकिस्तान में 5.78% लास्ट ईयर थी और फिर हम IMF में जाने के बाद जो फोरकास्ट की जा रही है वो 4% के करीब है। तो ये तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप खुद कोशिश करेंगे और बहुत जबरदस्त बात होगी। मैं तो अब जिसे कहते हैं ना कि सलाम करूंगा उस हुकूमत को जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएगी, मगर ये सेल्फ रिलायंस का रास्ता जो है उसमें वक्त लगेगा, 2 से 3 साल लगेंगे। आप मीनवाइल आपको कुशन चाहिए, आपको एक बफर चाहिए और वो बफर आपको इस साल काफी हद तक आपके दोस्त ममालिक ने दिया है, मगर वो हर साल नहीं होगा। ठीक। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आपको कुछ वक्त मिले, एडजस्टमेंट करें और आने वाले 2 से 2.5 साल में आप फिर खुद कफील होने की तरफ जाएं और ग्रोथ की रफ्तार में यकीनन उस वक्त इजाफा आ सकता है जिसने पिछले प्रोग्राम में हुआ। आपने देखा कि पिछले प्रोग्राम में आखिरी साल में ग्रोथ रेट आपकी काफी बढ़ चुकी थी, 5% से ज्यादा हो गई थी। इसी तरह इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो बहुत ही बड़ा गैप है जो कम से कम रीपेमेंट के तौर पर बढ़ रहा है, उसको कम करने की कोशिश में आप ये ना हो कि ऐसे रास्ते पे चले जाएं कि खुदा ना खास्ता मुश्किलात बढ़ जाएं। ठीक है। अच्छा सर, अब IMF के रिलीजन में है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ऐसे कैसे मुमकिन हुआ? डार साहब ने 4 साल तक 105 के ऊपर जो है वो डॉलर को रोके रखा और उसके बाद उसका क्रेडिट भी लेते रहे। IMF ने वहां पे इतना कुशन क्यों दिया पाकिस्तान को, कैसे दिया? उसकी एक वजह यह थी कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बहुत महदूद हो चुका था और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि आपके जो ऑयल बिल है उसमें बेतहाशा कमी आई थी।
नतीजा ये था कि आप पर उस लिहाज से प्रेशर नहीं था, मगर ये हमें सोच लेना चाहिए था कि आने वाले दिनों में अगर ऑयल की कीमत बढ़ेगी, जो 2016 से बढ़ना शुरू हुई बड़ी तेजी से, उस वक्त आपका गैप बहुत बढ़ जाएगा। आपका गैप जो 5 से कम था वो 2016-17 में 12 हो गया और फिर 17-18 में 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और उसमें 2-3 चीजों का हाथ था। एक तो ऑयल बिल का बेतहाशा इजाफा, दूसरी तरफ आपने मशीनरी इंपोर्ट की, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तीसरा फैक्टर ये था कि बहुत से कंज्यूमर गुड्स यानी कि गाड़ियां वगैरह बड़ी तेज रफ्तार से आई। तो लिहाजा आपको ये प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हद से ज्यादा अगर हो तो आपके जो इकोनॉमी है उसका ज्यादा से ज्यादा 3% हो। तो इस वक्त आपके इकोनॉमी का जो पैमाना है या साइज है वो तकरीबन 307 अरब डॉलर है। तो 9 अरब डॉलर से अगर ज्यादा हो तो मुश्किलात पैदा हो जाते हैं और उसमें हमें अब फाइनेंसिंग में बड़ी दिक्कत है। ठीक है डॉक्टर साहब, एज यू सेड कि हम 12 आईएमएफ प्रोग्राम में गए, 1.5 दर्जन प्रोग्राम जो है हम आईएमएफ के कर चुके हैं और हमेशा हर प्रोग्राम जो है उसका वो मशरूत होता है रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के साथ। तो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं प्रोग्राम ले लेती हैं, इस्लाहात नहीं कर पाती, रिफॉर्म्स नहीं कर पाती। क्या वो उनकी विल नहीं होती या कैपेसिटी कंस्ट्रेन होता है उनमें? प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम जी इसलिए आता है कि आपको सबसे पहले जिसे कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना पड़ता है। और खास तौर पे अगर आप देखिए कि 17-18 के साल में आपका फिस्कल डेफिसिट जो है, बजट का खसारा जो है, वो तकरीबन 2200 अरब तक पहुंच चुका था। उसकी वजह ये कि इलेक्शन का साल जब होता है तो यकीनन खर्चे बढ़ते हैं और कोशिश ये होती है कि इक़दामात ऐसे लिए जाएं जिससे टैक्स की रिलीफ वगैरह दी जाए। तो इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पीएमएल नवाज की जो हुकूमत थी वो पहले 3 साल उन्होंने काफी हद तक फिस्कल डिसिप्लिन एक्सरसाइज किया और आखिरी 2 साल वो काफी हद तक ढील छोड़ दिया। वो ज़ाहिर के इलेक्शन ईयर के आने पे और वो बहुत सारी चीजें उस तरह की हो गई और प्रोग्राम से निकलने के बाद एक कुशन जो मिल जाता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को वो भी यकीनन रहा होगा। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर हफीज अहमद पाशा साबिक वजीर खजाना और माहिर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम पिछले 1 साल में 34% के करीब जो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर चुके हैं। पॉलिसी रेट इस वक्त हमारा 10% है। शरह सूद जो है पाकिस्तान में 10% पर आ गई है, वे भी अपनी बुलंदियों पर दोबारा आना चाह रही है। अब जानना चाहेंगे कि ये फिस्कल एंड मॉनेटरी टाइटनिंग पाकिस्तान को सर्व कर पाएगी ऐसे मौके पे? मेरा ख्याल यह है कि आपने करेंसी में काफी एडजस्टमेंट की है और इसलिए भी करना पड़ा कि पिछले इससे पहले 3-4 साल आपने करेंसी को एक लेवल पे रखा था और उसके नतीजे में आपकी करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू है वो हद से ज्यादा बढ़ गई थी आर्टिफिशियली। तकरीबन 27% आपकी वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी थी रुपए की। तो उसको एडजस्टमेंट करना था, आपने किया। अब मेरा नहीं ख्याल है कि ज्यादा गुंजाइश है, उससे ज्यादा फायदा भी नहीं होगा, अलबत्ता अफरात ज़र में तेजी से इजाफा होगा। दूसरी तरफ जो आप जिस सूद की बात कर रहे हैं, पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक का सेट होता है हर दूसरे महीने, वो पिछले महीने 1.5% बढ़ाकर उन्होंने तक इसको 10% पर लेके गए हैं। इसमें हमारी कोशिश होती है कि पॉलिसी के लिहाज से कि इसको अफरात ज़र की जो रफ्तार है उससे लिंक करें। और इस वक्त आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 6.2% है और आपका जो कोर इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 8% से ज्यादा है। ठीक है, तो इस 8% के करीब, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपने डबल डिजिट तक पहुंच गए आप। अगर इन्फ्लेशन रेट में खुदा न खास्ता और ज्यादा इजाफा होता है तो फिर आप सोचिएगा इस वक्त जो आपका रेट है वो मुनासिब है।
ठीक, लेकिन यह भी कहा जा रहा है सर कि आईएमएफ प्रोग्राम में अगर आप जाएंगे तो वहां पे फर्दर करेंसी डिवैल्यूएशन की बात की जाएगी, फर्दर पॉलिसी रेट बढ़ाने की बात की जाएगी, ये भी सोच रहे हैं लोग, ये भी एक सवाल है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी जो माशी हालात हैं वो कुछ हद तक संभाल पा रहे हैं या नहीं। अभी तक जो अंदाजा है जो बजट के लिहाज से कि पहले 6 महीने में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपका खसारा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है, तकरीबन 1000 अरब तक पहुंच चुका है। और ये जो है पिछले साल जबकि आपका डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका था उससे भी ज्यादा है, पहले 6 महीने में काफी ज्यादा है। और खतरा इस बात का है कि ये इस साल अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहें खर्चों में और रेवेन्यूज में इजाफा नहीं हुआ जितना होना चाहिए तो 60% ऑफ द जीडीपी यानी कि तकरीबन आप 2600 अरब तक पहुंच सकते हैं आपके डेफिसिट। तो इस वक्त अगर ये हालात हैं तो आईएमएफ आपसे कहेगा कि आप और करें। जब हालात खराब होते जाएंगे तो फिर दे विल आस्क फॉर मोर। अगर हालात आपने पिछले 5 महीने में संभाल लिया होता कुछ हद तक तो शायद फिर प्रेशर कम होता, मगर आप दूसरी तरफ आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखिए उसमें काफी कम जिसे कहते हैं ना बेहतरी आई। ठीक है, अच्छा सर, ये हमेशा कहा जाता था पीटीआई गवर्नमेंट जब आई आने से पहले इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह में कि जनाब इतने 1000 रुपए की अरब की जो है वो करप्शन एफबीआर में है और बहुत सारी जगहों पे उन लूप होल्स को जो है वो खत्म किया जाएगा, टाइट किया जाएगा, फिल किया जाएगा। ना प्रॉब्लम इज दिस कि आप पिछले 6 महीने में रेवेन्यू टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं कर पाए, तो क्या करप्शन वाकई हो रही थी और हुकूमत के आने के बाद वो करप्शन रुकी? अगर करप्शन रुकना चाहिए थी तो कम से कम वो रेवेन्यू टारगेट्स में आपके पास रिफ्लेक्ट होना चाहिए थे, कलेक्शन में होना चाहिए थे, या फिर हो ही नहीं रहा था? ये जरा एक गुत्थी थोड़ी सी सुलझाइएगा डॉक्टर साहब। ये भी आपने बहुत मुनासिब बात की है। हुआ ये है कि 2-3 चीजें, एक तो रद्दो बदल जो है एफबीआर के अंदर काफी की गई है, एक तरह से रिफॉर्म्स की कोशिश की है, उसका नतीजा में वक्त लगेगा। दूसरे तरफ आप ये भी देखिए कि आपका जो टैक्स बेस है जिससे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं वो स्लो डाउन हो चुका है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका पिछले 4 महीने यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक उसमें 1% कमी आई है, तो टैक्स बेस तो कंट्रैक्ट हुआ है। ठीक, इंपोर्ट्स में भी आपके 3% कमी आई है। तो जब आपका टैक्स बेस कम हो जाएगा और इकोनॉमी की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी तो रेवेन्यूज में कैसे इतना ज्यादा इजाफा हो सकता है? इन्हें इस बात के बारे में सोच लेना चाहिए था। और दूसरी तरफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो ये रिवाइज्ड बजट लेकर आए थे सितंबर के महीने में, उसमें जो तजवीज लेकर आए थे कि टैक्सेशन प्रपोजल जिसे हम कहते हैं वो निहायत कमजोर थे। अच्छा, और खास तौर पे इनकम टैक्स की तरफ ब्रॉड बेसिंग और टैक्स इवेजन को कम करने के जो मुख्तलिफ प्रपोजल्स थे वो आगे नहीं आए। अलबत्ता एग्जेम्पशंस दे दी गई। आपने एग्जेम्पशन लिमिट को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया एक वक्त पर। उससे उस एक इक़दामात से 90 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस डेंट आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब चलिए गवर्नमेंट शायद एक मिनी बजट पेश करना चाह रही हो, खुदा के लिए ऐसा मिनी बजट लाइए जिसके नतीजे में जेन्युइन ब्रॉड बेसिंग हो, इवेजन कम हो। जो आम आदमी है बेचारा वो पिस चुका है, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, करेंसी डिवैल्यू कर दी, वगैरह वगैरह, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। खुदा के लिए इस वक्त आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ना जाइए, आप इनकम टैक्स के निजाम को फैलाएं। आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, खुदा के लिए जरूर कीजिए और जो इवेडर्स हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश। सर, पिछले 5 महीने में हुकूमत जो है सप्लीमेंट्री बजट लेके आ गई और अब मिनी बजट है, तो अवाम को एक ये तासुर दिया जा रहा है कि गरीब अवाम जो है इससे हर्ट नहीं होंगे, उनको इससे जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनके ऊपर इसका बोझ नहीं आएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि गरीब अवाम को जो है इससे रिलीफ मिले?
रिलीफ तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आपको अपने रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है और मिनी बजट सिर्फ उस वक्त आते हैं जब खसारा होता है और आपको इजाफी टैक्सेशन करना पड़ता है। बस हमारी सिर्फ उम्मीद ये है और गुजारिश ये है कि खुदा के लिए जरूर लाइए टैक्सेशन प्रपोजल्स, बट इतने अच्छे तरीके से सोच समझ के इनकम टैक्सेशन के निजाम में अभी भी बहुत गुंजाइश है। ठीक है। और आपकी रेवेन्यू जो है, अगर आपने इनकम टैक्स के निजाम को प्रॉपरली चलाया तो तकरीबन इस वक्त आपको 6 से 800 अरब और मिल सकते हैं। तो सर हमेशा बजट में ये होता है कि वो बताते हैं कि 6 लाख 7 लाख पोटेंशियल जो है वो उनके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, पोटेंशियल टैक्स पेयर की लिस्ट है, उनको हम नोटिस भी सर्व कर रहे हैं। ये हर साल बजट में हम देखते हैं इस तरह की बातें होती हैं। फिर होता यही है कि रिग्रेसिव टैक्सेस की तरफ चले जाते हैं। जीएसटी इस पूरे खित्ते में 17% शायद कोई और मुल्क नहीं दे रहा होगा, हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ नहीं जाते। तो क्या कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है एफबीआर में? वो दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है आईआरएस, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है एफबीआर का, जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स एक साथ कलेक्ट करता है, उस इदारे की जो असेसमेंट कैपेसिटी है रिटर्न्स वगैरह की, वो कुछ अरसे से काफी हद तक मुतासिर हो चुकी है। और एक जमाना था कोई 7-8 साल पहले कि जो अमाउंट डिक्लेयर किया जाता था उस पे जो ऑडिट के बाद जो इजाफा होता था वो 10 से 12% तक हो जाता था। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि पिछले 2-3 साल से मुश्किल से 6 से 7% इजाफा करता है आईआरएस, और तकरीबन पूरी आपके डिपेंडेंस 70% से ज्यादा अब एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स के निजाम पर आकर रुक गया। ठीक। डॉक्टर साहब एक चीज और, ये करेंसी डिवैल्यू जब की जा रही थी तो हुकूमती कैंप्स की तरफ से कहा गया कि ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, तो अगर हम तो हमारी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट बेस्ड है, हम तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते, तो हम तो कहीं पे भी नहीं है। एक्सपोर्ट भी मेरे ख्याल से वो जो ड्यू एडवांटेज मिलना चाहिए था डिवैल्यूएशन का, इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्टर्स को नहीं मिला, वो नहीं एक्सपोर्ट्स को। बात ये है कि इसमें एक सवाल बड़ा पैदा होता है। मेरे जो शागिर्द हैं, हम सब ने बैठ के ये सवाल को बड़े गहरे अंदाज में देखने की कोशिश की है। पिछले 5 महीने में जुलाई से नवंबर तक जो एक्सपोर्ट की वॉल्यूम्स हैं आपके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, टेक्सटाइल्स वगैरह, उनमें इजाफा हुआ है। अल्लाह के फजल से 8% इजाफा हुआ है, मगर जो कीमतों पे एक्सपोर्ट किया गया है उनमें तकरीबन 8% कमी आई है। अच्छा, लिहाजा नतीजा ये कि एक्सपोर्ट जो वैल्यू है इन डॉलर टर्म्स उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 8% डॉलर प्राइसेस जो हैं मुख्तलिफ आइटम्स की, वो क्यों कम इतनी ज्यादा हो गई 5 महीने में। कुछ ये बात भी मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से भी कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि देखें कि क्या साल जब शुरू हुआ था फाइनेंशियल ईयर जुलाई में, उस वक्त एक बहुत सख्त हवा चली थी कि करेंसी गिरने वाली है और गिरेगी, तो क्या कुछ हमारे एक्सपोर्टर्स ने पैसा अपना जो है कुछ हद तक बाहर शायद रिटेन किया है, इसलिए कीमतों में भी 8% कमी आई है। अलबत्ता जो अच्छी बात है और खुशनुमा बात है वो ये है कि आपके एक्सपोर्ट क्वांटिटीज में 8% इजाफा हुआ है और उसके नतीजे में आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में यकीनन रोजगार में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। ठीक है, दैट्स अ गुड साइन। डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से और इस वक्त डॉक्टर हफीज पाशा आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी साजी में इस वक्त किस हद तक खुद मुख्तार है?
आया उतना खुद मुख्तार है जितना दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हुआ करते हैं या नहीं? दूसरी बात यह कि पिछले दिनों ये जाली बैंक अकाउंट केसेस जो सामने आए, अरबों रुपए की उसमें ट्रांजैक्शंस थी और ऐसा हो नहीं सकता कि बैंकिंग स्टाफ जो है वो मिला हुआ ना हो। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का जो रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, स्टेट बैंक, उसकी अपनी वो कहां पर खड़ा हुआ है? हमारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो इन बैंक्स को रेट करती हैं वो कहां खड़ी हैं? डॉक्टर साहब, आपने फिर से मुनासिब बात की है। स्टेट बैंक का जो रेगुलेटरी फंक्शन है, खास तौर पे जो हमारे बड़े कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, वो मैं अगर आप गुजारिश मैं गुजारिश करूं स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से, बिल्कुल, कि इस फंक्शन को आपने बुरी तरह से आप इसमें फेल हुए हैं। और दूसरी तरफ जो ऑटोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत के दौर में तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो पूरी तरह से स्टेट बैंक पर हावी थी। अब कुछ हद तक मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है, मगर जो पिछले दिनों आपको याद होगा जब करेंसी 144 तक पहुंच गई थी और फिर गिराना पड़ा, उसके बाद में काफी कंट्रोवर्सी चली और हो सकता है कि अब फिर से स्टेट बैंक गवर्नर को काफी हद तक पूरी हुकूमत को लेकर आगे चलना पड़ रहा है। तो ऑटोनॉमी कुछ हद तक मैं समझता हूं मुतासिर हो गई है, फिर से कॉम्प्रोमाइज हुई है। जी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की आपने बात की, जाहिर है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान में। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, एक दौर में नीचे $23 पर बैरल तक आई, एक दौर में $30 पर बैरल तक आई और ऊपर जो है वो 100+ तक गई। नाउ इस वक्त आज तकरीबन $50 पर बैरल। हम लॉन्ग टर्म में, दुनिया जो है वो लॉन्ग टर्म में अपने रिजर्व जो है उनको मेंटेन करती है, वो हेजिंग करती है कमोडिटीज मार्केट में जाके अगेंस्ट इन ऑयल प्राइसेस। पाकिस्तान में रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए हम कंज्यूमर जो है उनको दे के और हम हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। हम इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको क्यों मिस करते हैं? इसको कैसे हम कारआमद बना सकते हैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लोअर ऑयल प्राइसेस के हवाले से? हुआ यह है कि आपने जो बात की है कि पिछली हुकूमत को जो फायदा हुआ था वो ये था कि जब तेल की कीमतें बहुत हद तक गिर गई थी, तकरीबन जिस तरह आपने कहा $40 फी बैरल से भी नीचे एक वक्त पे आ गई थी, उस वक्त गवर्नमेंट ने ये किया कि सेल्स टैक्स के रेट्स को बेतहाशा इजाफा किया। आपको शायद ये बात याद होगी कि हाई स्पीड डीजल पर एक वक्त हमारा जो सेल्स टैक्स रेट था वो 51% हो चुका था, 3 गुना स्टैंडर्ड रेट से। ठीक, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने रेवेन्यूज बहुत ज्यादा उठाई और उससे एक तरह से कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ कि भाई अब देखो कितनी तेजी से एफडीआर के रेवेन्यूज में इजाफा हो गया है और इंशाल्लाह होता रहेगा। मगर जब 2016 के बाद में कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हुई, इस साल तक $70 तक पहुंच चुकी थी, तो देखिए उसमें रेवेन्यूज पर बड़ा असर पड़ा है। लिहाजा आपको एक स्टेबल लॉन्ग रन पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो पिछले महीने जो हुकूमत ने जो डिसीजन लिया है दिसंबर के एंड में इस महीने के कीमतों के मामले में, कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट अब 17% सेट कर दिया है। आपने हाई स्पीड डीजल पे 17% और मोटर स्पिरिट पे 17%, ये 2 सबसे बड़े आइटम हैं। ये एक मुनासिब पॉलिसी है और अगर आपको थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन करनी पड़ी तो आप पेट्रोलियम लेवी के थ्रू करें, मगर ये न करें कि आप मुसलसल इस बात पे रिलाई करें कि जी कीमत गिरे, रेवेन्यूज बढ़े और हम अपनी टैक्स पॉलिसी को किसी तरफ से आगे ना ले जाएं, बस बैठे रहें कि कीमत गिरी तो हम रेवेन्यूज बढ़ा लेंगे। ठीक, This is not a proper long term. And so what about the hedging tools वगैरह? मेरी जब भी लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि कोई इदारा अगर करना चाहे और अगर वो पोजीशन उल्टी हो जाए तो बाद में वो नैप वगैरह को कौन भुगतेगा? तो ये भी फेयर है एक लोगों में। और दूसरा कुछ लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी है इस वक्त हेजिंग के मामले में। अलबत्ता आप देखिए कि ये जो अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया ने हमें एक ऑयल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दिया है
और हो सकता है कि यूएई भी हमें इसी तरह की फैसिलिटी दे, तो आपको कम से कम 1 साल के लिए तो एक कुशन मिल जाए। ठीक है, ये 1 साल का हमें क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, पिछले 2-3 साल में स्पेशली डार साहब एरा में हमने देखा सर कि बजट में हमेशा वो जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट वो लेकर आए थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है फाइलर नॉन फाइलर वाली, अल्टीमेटली उसका नुकसान ये हुआ कि बैंकिंग चैनल जो है आपका मुतासिर हुआ, बैंकिंग डिपॉजिट्स जो है वो 10 साल के कम तरीन सतह के ऊपर आ गए। तो नाउ क्या आप तजवीज देंगे इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज किया जा सकता है और इसका क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर आप इंसाफ की बात करें तो नॉन फाइलर वो ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसकी इनकम वाकई कम हो, और इस वक्त तो आपने एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख लेके चले गए हैं, तो बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे हैं एज नॉन फाइलर्स बिकॉज दे आर एग्जेम्प्ट एंड दे डोंट हैव टू फाइल अ रिटर्न, मगर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो इंसाफ का तकाजा भी यह है कि आप जो गैप है फाइलर और नॉन फाइलर के रेट में इतना ज्यादा इजाफा न कर दें। अच्छा, ये कोशिश तो इन्होंने इसलिए की थी कि लोगों को इंसेंटिव दे के आके रिटर्न फाइल करें और लोअर टैक्स रेट पे जाएं, मगर एक हद से ज्यादा अगर आप ये कर देते हैं तो ये यकीनन नाइंसाफी है। मेरी गुजारिश ये होगी हुकूमत से कि अगर आपका जो स्टैंडर्ड रेट फर्ज कीजिए किसी विदहोल्डिंग टैक्स में 5% है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 20% का इजाफा आप और कर सकते हैं, यानी कि 5 से इसको आप 6% तक ले जा सकते हैं। उससे ज्यादा फर्क आप ना करें। ठीक है सर, इंसाफ का तकाजा यह भी है कि हर टैक्सेबल इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर। ये कितना बड़ा इसका फायदा उठाया जा रहा है, और जाहिर है कि ये सेक्टर जो है कितना सर्व कर सकता है, इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल तो विलिंगनेस की है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। मैंने कोशिश की थी 97 में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हम लेकर आए थे, और उसको तरमीम उसमें लाए 2001 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत, मगर वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया। आपको सुन के ये बात मेरे ख्याल से काफी हैरत होगी कि चारों प्रोविंसेस की कंबाइंड कलेक्शन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की वह मुश्किल से 2 अरब रुपए है। इस वक्त अगर आप उसको प्रॉपरली एक टैक्स सिस्टम डेवलप करें, उसकी असेसमेंट हो, तो अंदाजा ये है कि तकरीबन 80 से 100 अरब की रेवेन्यू एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से मिल सकती है, और ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। आप सोचिए कि पाकिस्तान में 13,000 हमारे जमींदार हैं, जो 20% जमीन पाकिस्तान की उनके हाथ में है। कम से कम इन 13,000 लोगों से तो मुनासिब टैक्सेशन लें। ठीक सर, लास्ट 10 सेकंड्स में सिर्फ एक मैं आपसे सवाल जो है वो लास्ट करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने अवाम से 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों की तामीर का वादा किया है। अगले 5 साल में आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? इस साल और शायद आने वाले साल ये बिल्कुल गैर मुमकिन सी बात है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। इस साल अगर आपकी जीडीपी की रफ्तार सिर्फ 4% से भी कम रह गई तो मुश्किल से 7 लाख नए नौकरियां पैदा होंगे, जबकि आपने कमिटमेंट ये की है कि 20 लाख नौकरियां आएंगी। हो सकता है कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसमें कमी के बावजूद होने के बावजूद इजाफा होगा, और मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है कि एक वक्त एक तरफ अफरात ज़र है बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसमें तो आम आदमी पिस जाएगा। और घरों के मामले में तो इस वक्त मेरे ख्याल से सोचना भी गैर मुमकिन है। हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग डेवलप नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने इस पे कोई खास काम नहीं किया। बस हमारी दुआ ये है और गुजारिश ये है कि हालात कुछ बेहतर हो तो इंशाअल्लाह 2 साल के बाद में अगर ये हमारे जो मुख्तलिफ खसारे हैं वो कम हो जाएं तो हम फिर आगे बढ़े, और इंशाअल्लाह उस वक्त आप 20 लाख नौकरियां और 10 लाख घर
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक होप, एक उम्मीद कि इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को संगीन किस्म के मसाइल दरपेश हैं, इनसे हम निकल जाते हैं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है वो एक अच्छा वक्त शुरू होगा और इससे कोई भी ज़ाहिर है कि मायूसी गुनाह है और हम चाहेंगे कि आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।